नमस्कार, मैं हूं बद्री नौटियाल। बातचीत कर रहे हैं रुद्रप्रयाग नगर पालिका के नवनिर्वाचित अध्यक्ष संतोष रावत जी से। हाल ही में उत्तराखंड में निकाय चुनाव संपन्न हुए हैं और उसके बाद कई जगहों पर अप्रत्याशित परिणाम सामने आए। रुद्रप्रयाग में भी कुछ ऐसा ही हुआ है, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस को धूल चटाकर निर्दलीय प्रत्याशी संतोष रावत ने विजय हासिल की है। आज खास बातचीत उन्हीं से करेंगे, क्योंकि रुद्रप्रयाग भी हॉट सीट थी। नगर पालिका की जो सीट थी, यहाँ पर भाजपा कांग्रेस को ही टक्कर में माना जा रहा था पहले कि इन्हीं के बीच टक्कर होगी, लेकिन जिस तरह शुरुआती दौर से निर्दलीय प्रत्याशी संतोष रावत ने जो अपना राजनीतिक कौशल दिखाया, उससे दोनों पार्टियां चित हो गई। संतोष जी, सबसे पहले स्वागत आपका। नव हिंदुस्तान के सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। रावत जी, जो निकाय चुनाव था शुरुआत में ही लगाया जा रहा था, क्योंकि जब कांग्रेस साहब को टिकट नहीं मिला और तब ये लगाया जा रहा था अंदेशा कि संतोष जी शायद चुनाव नहीं लड़ेंगे और अगर लड़ भी गए तो शायद बहुत पीछे रहेंगे। नहीं, देखिए, मैं आपके साथ 28 तारीख को भी हम साथ साथ बैठे थे। 28 दिसंबर को शायद जब हमने किया था, तो तमाम तरह की अफवाहें चलाने का इन राष्ट्रीय दलों ने काम किया। किसी ने कहा हम संतोष को मना लेंगे, किसी ने कहा संतोष को हम पैसों में बैठा देंगे, किसी ने कुछ तमाम तरह की अफवाहें चलाने का काम इन लोगों ने किया है। और जनता ने इनको इन सब की अफवाहों को मुंहतोड़ जवाब देकर हमें नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित करने का काम किया है। और आप समझ सकते हैं कि दोनों राष्ट्रीय दल रुद्रप्रयाग में इनके कई लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने भी इस्तीफा देने का काम किया जब इनको टिकट नहीं मिला। और कांग्रेस में जब सब लोग हमारे संघर्ष को जानता था, पूरे रुद्रप्रयाग हमारे संघर्ष को जानती थी कि हमने पार्टी के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, तो लोगों ने उस संघर्ष को जाना समझा और लोगों को मालूम था कि हमारे साथ गलत हुआ है, तो लोगों ने उसका इन राष्ट्रीय पार्टियों को इनके गाल पे एक तमाचा मारने का काम भी किया है। संतोष जी, चुनाव छोटा हो बड़ा हो, चुनाव होता है। इतनी बड़ी योजना आपने कैसे बना दी कि आप बहुत आसानी से चुनाव जीत गए? देखिए, हमने आज तक जितने भी चुनाव लड़े हैं, हर किसी ने कहा है कि हर किसी की जुबान पे ये रहता था कि ये वाला चुनाव संतोष नहीं जीतेगा, और हम आज तक हर चुनाव जीतते हुए हैं। और आप वो तो छोड़िए, हमारा लोगों का हम पे इतना विश्वास है कि हमने व्यापार सभा अध्यक्ष में भी जब जिसको चाहा उनको बनाया। जैसे आपने देखा चंद्रमोहन सेमवाल जी थे, उनको भी मैं ज़बरदस्ती, जो हमारे प्रत्याशी थे नगर पालिका अध्यक्ष के, उनको भी मैंने ज़बरदस्ती व्यापार सभा अध्यक्ष में नॉमिनेशन करवाया कि मैंने कहा भाई साहब आपने लड़ना है। नॉमिनेशन की डेट चली भी गई थी, उसके अगले दिन हमने नॉमिनेशन करवाया और उनको हमने जिता के भेजा। लोगों का विश्वास था कि ये कोई काम करे न करे, जो अध्यक्ष संतोष रावत बना रहा है न व्यापार सभा के, ये लोग काम करे न करें, पर उनको ये विश्वास जरूर था कि संतोष रावत हमारे काम जरूर कर देगा। और उन लोगों ने हमेशा संतोष रावत पर विश्वास दिया। फिर हमने राय सिंह बिष्ट, दोबारा जब चुनाव हुए व्यापार सभा के, हमने राय सिंह बिष्ट जी को ज़बरदस्ती उसी तरह से नॉमिनेशन कराने का काम कराया कि हमने कहा आपने चुनाव लड़ना है। वो भी चुनाव लड़े, हमने जिताया। जबकि मेरा हाथ टूटा हुआ था, मेरा 2 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था, मेरी कॉलर बोन फ्रैक्चर थी। उस विकट परिस्थितियों के बावजूद भी मैं पूरे दर्द में पेन किलर खाकर दिन भर में मैंने 4-5 पेन किलर खाई, तब जाकर हमने उनको चुनाव लड़ाया। और वोटिंग के दिन भी पूरे दिन हम बूथ पर डटे रहे और हमने उनको व्यापार सभा अध्यक्ष बनाने का काम। कहीं ना कहीं जनता का विश्वास है, जनता को उम्मीद रहती है कि अगर हमारा काम कोई नहीं करेगा तो संतोष रावत जरूर करेगा। इसलिए हम जिस प्रत्याशी को जनता के बीच अन्य चुनावों में भी हमने लाने का काम किया, तो जनता ने उसे जिताने का काम किया है। आपने देखा ब्लॉक प्रमुख में हमारी सारी टीम ने काम किया, हमने निर्दलीय ब्लॉक प्रमुख भी बनाने का काम किया। जबकि हमारे जितने क्षेत्र पंचायत थे, सब लोग, जितने हमारे लड़के क्षेत्र पंचायत जीत कर आए थे, वो सब लोग फ्री में आए। जबकि आपको मालूम है क्षेत्र पंचायत में बोली लगती है बीडीसी मेंबरों की, उसके बाद भी हमने जिताने का काम किया। तो ये सब जनता का विश्वास है, लोगों का प्यार है, और हम उस प्यार पर हमेशा खरा उतरने की कोशिश करते हैं और आज तक हम उस पर खरा उतरे। और मैं जिस तरह से जनता ने आज हमें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो इस पर भी हम 100% खड़ा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि हमारे हाथों से सिर्फ भला हो, किसी का नुकसान ना हो। संतोष जी, 2 बार आप रुद्रप्रयाग नगर पालिका के सभासद भी रह चुके हैं। सभासद के चुनाव
और अध्यक्ष के चुनाव में पहले आपने अंतर कितना देखा, और इस चुनाव में यूथ आपकी प्रमुख भूमिका यूथ ने चुनाव उसमें आपके साथ रही, किस तरह की प्लानिंग रही, कौन आपके खिवनहार रहे? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ आपको, जैसे राष्ट्रीय पार्टियां हमेशा शोषण करने का काम करती हैं और इन्होंने हमारे युवाओं का शोषण करने का काम किया है। और हमने पूरे उत्तराखंड में, मैं इतने कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ, हमने पूरे उत्तराखंड में आज ऐसा दरवाज़ा खोल दिया है जहाँ यूथ डरता था कि इतना बड़ा चुनाव कैसे लड़ना है, हम यूथ को लोग वोट देंगे नहीं देंगे। लोगों की एक मेंटली इस तरह की मेंटली आदमी इस तरह से मजबूत रहता था, हमारा जो वोटर रहता था, कि भैया सीनियर आदमी चाहिए, बहुत तजुर्बेकार आदमी चाहिए, उम्रदराज आदमी चाहिए। पर अब वो मेंटलिटी हमने बदलने का काम रुद्रप्रयाग से कर दिया है। और इसकी पूरी लहर आप देखना, पंचायत चुनाव से लेकर जो पंचायत चुनाव आ रहे हैं उसमें भी चलेगी, आने वाले चुनावों में भी इसकी लहर चलेगी। और हमारे युवाओं को कॉन्फिडेंस आएगा हमारे चुनाव को देखकर कि अगर संतोष रावत कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। और उन युवाओं का जो कॉन्फिडेंस आएगा, उसी के बलबूते हम कह रहे हैं कि पूरे उत्तराखंड में युवाओं की लहर चलने वाली है। और जितने भी जनप्रतिनिधि पद चुनाव होने वाले हैं जहाँ जहाँ, उन सब पे युवाओं का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और युवा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगा और ज़्यादा से ज़्यादा युवा भी जीत कर आएगा। हमने ये दरवाजे खोलने के ज़रूर काम किए हैं। अच्छा रावत जी, एक सवाल ये आ रहा था कि चुनाव इस समय जो लोगों ने परिस्थिति देखी, चुनाव बहुत महंगा हो गया है, क्या आने वाले समय में एक ऐसी बातचीत चल रही थी लोगों के बीच की अब चुनाव लड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, आपको क्या लगा, किस तरह के आपका अनुभव रहा? देखिए, जब दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने टिकट दिया तो हमारे बहुत से चाहने वाले थे और उन्होंने अच्छा कहा कि संतोष, ये पैसों का चुनाव है और ये लोग इतना पैसा खर्च कर देंगे, इन लोगों के पैसों के आगे हम लोग नहीं टिक पाएंगे, कहीं ना कहीं हमें बहुत सोच समझ कर चुनाव लड़ना पड़ेगा। बहुत से लोगों ने कहा, और बहुत से लोग तो हमारे प्रति इतने कॉन्फिडेंस थे, उनको मालूम था कि संतोष चुनाव निकाल ही देगा चाहे कैसी भी विकट परिस्थितियाँ होंगी। और जिस तरह से इन्होंने चुनाव में माहौल बनाया, साड़ी बांटने का काम किया, ढोलक तबले बांटने का काम किया, तमाम तरह के राशन बांटने का काम किया, टेंट बांटने का काम किया, चेयरें बांटने का काम किया, तमाम तरह के प्रलोभन, दारू बांटने का काम किया। प्रत्याशियों को चुनाव लड़ा रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं दूसरे से कि हम 8,000 करीबन बोतलें हमने रुद्रप्रयाग में, एक राष्ट्रीय पार्टी ने 8,000 बोतलें लोगों को पिलाने का काम किया है। तो आप समझिए, ये हमारी पीढ़ियों को बर्बाद करने जा रहे हैं, हमारी नस्लें खराब करने जा रहे हैं ये लोग। और 8,000 बोतलें, और 8,000 में वोट कितना पड़ा, तो 1400-1500 वोट पड़ा इन लोगों को। तो आप समझिए, जनता बहुत समझदार है और जनता ने इतनी समझदारी वाला निर्णय लिया है। और हम लोगों के पास तो उतने संसाधन नहीं थे, हम लोग बहुत सीमित संसाधनों में लड़े। और जो हमारे पास संसाधन आए भी इधर उधर से कहीं से, तो वो हमारे साथियों ने, युवाओं ने, जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलकर चल रहे थे, उन लोगों ने उन संसाधनों की व्यवस्था की। हमारे पास कोई ठेकेदार नहीं था, हमारे पास कोई ठेकेदार गलदार, कोई उद्योगपति नहीं था, कोई पैसा फाइनेंसर नहीं था जिस तरह से इनके पास फाइनेंसर थे। इनके पास तो टीम भी ऐसी थी चुनाव लड़ाने वाली, बीजेपी, जिसको कि चुनाव मशीनरी कहते हैं। तो एक चुनाव ख़त्म नहीं होता, वो दूसरे चुनाव की तैयारियां उसी दिन से शुरू कर देते हैं जब वो एक चुनाव ख़त्म होता है। तो आप समझिए, बीजेपी के आगे हमें टिकना कोई, वो भी हम जैसे युवाओं को, इनके पास तो हर संसाधन थे। कांग्रेस वालों का चुनाव तो वो क्या कहते हैं, जो कुलदीप रावत वाली टीम थी वो भी लड़ा रहे थे और कांग्रेस भी मिलकर चुनाव लड़ा रही थी। दो टीमें चुनाव लड़वा रही थी और उनके आगे हम जैसे युवाओं का टिकना क्या सुनामी जैसा था कि इनकी सुनामी के आगे हम लोगों को टिकना, किसी पेड़ को टिकना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग अडिग रहे, हमारे लोग अडिग रहे, जनता अडिग रही। जनता ने इन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया है और इनके मुंह पे एक एक तमाचा भी जनता ने मारा है कि अगर भविष्य में आप इस तरह से करोगे, चुनाव को महंगा करने का प्रयास करोगे, चुनाव में शराब बांटने का काम करोगे, चुनाव में साड़ियाँ बांटने का काम करोगे, तो हम आपको नहीं जिताने वाले। आपको संघर्ष करना पड़ेगा जनता के लिए सड़कों पर लड़ना पड़ेगा, जनता के लिए विभागों में जाकर लड़ना पड़ेगा, जनता की हर परिस्थिति में दुख सुख में साथ रहना पड़ेगा, तब जाकर जनता आपको वोट देगी। आप समझ जाइए, जो सोच रहे हैं कि हम पैसों में चुनाव जीत जाएंगे, ये गलतफहमी हटा दीजिए। जनता के बीच आपको रहना पड़ेगा, तब जाकर आप चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे और जनता जिताएगी जो साथ खड़ा रहेगा प्रत्यक्ष रूप से। कोई कह रहा था, एलआईयू की रिपोर्ट थी कि
संतोष रावत तीसरे नंबर पे रहेगा। अब बताइए, हम तीसरे नंबर पे थे। बड़े बड़े जो राजनीतिक विश्लेषक थे उन लोगों का कहना था कि संतोष रावत तीसरे नंबर पर रहेगा। और बीजेपी कांग्रेस में फाइट है, जो भी जीतेगा 50-100 वोट से जीतेगा। और देखिए, जनता ने हमें इतना बड़ा समर्थन दिया, हम 370 वोट से जीत कर आए। इन सब के मुंह पे तमाचा भी लगा, राष्ट्रीय पार्टियों को सबक सिखाने का काम भी किया है। और मैं तो जनता को, अपनी देवतुल्य जनता को कोटि कोटि नमन करता हूँ। और आपने जो मुझ पर विश्वास जताया है, इस पर मैं पूर्ण रूप से हर जगह, हर परिस्थिति में आपके बीच खड़ा रहने का काम करूँगा। संतोष जी, चर्चाएं ये भी थी कि कांग्रेस के एक अप्रत्यक्ष रूप से आपको मदद की है, एक गुट कांग्रेस का आपको मदद कर रहा था। देखिए, जब मैं अपना संबोधन भी दिया हमने बस अड्डे पर, तो मैंने जनता से साफ साफ निवेदन किया। मैंने कहा, ये नेता लोग आपको भरमाने का काम करेंगे। जितने रुद्रप्रयाग के नेता थे वो हमारे साथ कोई नहीं थे। वो ये तो बीजेपी वे तो कांग्रेस में थे या बीजेपी में थे। अगर वो आपस में भीतर घात भी कर रहे थे तो या तो कांग्रेस वाला बीजेपी को सपोर्ट कर रहा था, बीजेपी वाला कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा था। ये मैं नेताओं की बात कर रहा हूँ, वोटर्स की नहीं। जो कांग्रेस का वोटर्स था वो हमारे साथ था। उसने हमें फ़ोन किया, उसने हमें कहा कि हम आपको वोट देंगे, आप भले ही हम इनके साथ प्रचार में भी जाएंगे, हर चीज़ करेंगे। प्रत्येक वोटर ने कहा, पर हम आपको वोट देंगे। बीजेपी में भी यही स्थिति थी। बीजेपी के जितने वोटर्स थे उन सब ने कहा हम आपको वोट देंगे। मेरा तो कोई वोट बैंक नहीं था ना राष्ट्रीय दलों के आगे। हमें बीजेपी के लोगों ने भी वोट दी, कांग्रेस के लोगों ने भी वोट दी, तब जाकर हम ये मुकाम पर आए हैं। और इतने बम्पर वोट से जिताने का काम वोटर्स ने, हमारी जनता ने किया है। तो आप समझ सकते हैं कि इन लोगों के साथ सिर्फ लोग दिखावे में थे, और नेता हमारे साथ कोई नहीं था। बीजेपी कांग्रेस का कोई हमारे साथ ऐसा मिला हुआ नहीं था, ना हमारा किसी से टाई अप था। हाँ, जनता हमें आश्वस्त था। आपने देखा होगा, अगर किसी प्रत्याशी का सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस किसी का था इस चुनाव में, तो आपने हमारे चेहरे पे देखी होगी। इनके चेहरों पे तो सिकन थी। हमारा एक कार्यक्रम होता था, ये सब को भवन में चले जाते थे, इनके चेहरे मुरझा जाते थे। हमारा फिर ये 2-4 दिन फिर कुछ पैसों में माहौल बनाने की कोशिश करते थे कि हम फर्स्ट हैं, हम पहले नंबर पे हैं। ये पैसों में माहौल बनाते थे। फिर हमारा कोई कार्यक्रम होता था, फिर ये उसी तरह की इनके चेहरे पे सिकन आ जाती थी। तो जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है, हम जनता के आजीवन आभारी रहेंगे। और जनता के लिए सड़क से लेकर जहाँ जहाँ लड़ाई लड़नी होगी, हम हर जगह जनता के साथ खड़े हैं। संतोष जी, जो नया बोर्ड अब जो गठन होगा, आप अध्यक्ष हैं, साथ साथ दो तो आपके साथ अनुभवी जो पहले भी सभासद रहे हैं, लेकिन और जो हैं नए चेहरे हैं, युवा हैं, किस तरह तालमेल रहेगा नई जब आपका बोर्ड गठन होगा? देखिए, हमारा बोर्ड बहुत अच्छा बोर्ड है। जितने भी लोग आए हैं, आपने कहा 2 लोग पुराने हैं, बहुत अनुभवी लोग हैं। अच्छा, एक तो हमारे जो निर्विरोध जीत कर आए हैं सुरेंद्र रावत जी, उनको भी बहुत अच्छा अनुभव है और वो भी लगातार दूसरी बार चुनकर आए हैं। और अंकुर खन्ना जी हैं, उनको भी अच्छा अनुभव है। और देखिए, जो नए नए लोग भी आए हैं, तो ऐसा नहीं उनमें अनुभव की कमी होगी, पर उनका अगर कहीं हम लोगों को उनको मार्गदर्शन भी करना होगा या कहीं उनको अच्छे से समझाना भी होगा। तो लोग बहुत आजकल सब पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत समझदार लोग हैं, हर कोई अपने में नॉलेज रखता है। तो कभी कभी हमें भी उनसे सीखने को मिलता है, नए लोगों से, और उनको भी हमसे सीखने को मिलेगा। तमाम तरह की प्रक्रियाएँ होंगी, तमाम तरह के हम जब बोर्ड बैठक में बैठेंगे तो दिशा निर्देश भी करने का काम करेंगे, किस तरह से काम होता है। तो तमाम तरह के जो बोर्ड के लोग हैं, सब अच्छे अच्छे लोग जीत कर आए हैं। और जो भी सभासद जीत कर आए, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। और हम सब मिलकर एक रुद्रप्रयाग को सुंदर विकसित रुद्रप्रयाग बनाने जा रहे हैं। इस सब में हम सब की भूमिका, जितने हमारे कर्मचारी हैं, मैं कर्मचारियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। आप लोगों के अंदर बहुत क्षमताएं हैं, आपको उन क्षमताओं को निकालना पड़ेगा। और हम सब मिलकर रुद्रप्रयाग को एक विकसित और सुंदर नगर बनाने जा रहे हैं। अब अध्यक्ष के रूप में, अब जब आप शपथ ग्रहण करेंगे, उसके बाद प्रायोरिटी में क्या होंगी आपकी? क्योंकि आपने बहुत सारी, आपके मैनिफेस्टो में जो काम थे वो हमने देखे हैं, लेकिन प्रायोरिटी पे, क्योंकि पहला साल आपके लिए चुनौती भरा होगा, क्योंकि पहले साल आपको अपनी परफॉर्मेंस दिखानी होगी। देखिए, हमने जो अपना घोषणा पत्र बनाया था, उसमें हमारे जो जो वादे हैं, हम उसको सारे अधिकारियों को
धरातल पर लाने के लिए हमने निर्देशित किया है। और हम उन सब अधिकारियों को बताना चाहते हैं कि हम पहला वादा था हमारा नगर पालिका की आय बढ़ाना। हम सब मिलकर नगर पालिका की आय बढ़ाने जा रहे हैं। हम दुकानें बनाने जा रहे हैं, पार्किंग बनाने जा रहे हैं, तमाम तरह की सड़कें हैं, बहुत सारा नया क्षेत्र जुड़ा है। उन क्षेत्रों में विकास करने की ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं, और उस क्षेत्र में विकास कम भी, ग्रामीण क्षेत्र में विकास कम होता है, तो उन क्षेत्रों को भी हमें विश्वास में लेना है, क्योंकि कई तरह की भ्रांतियाँ रहती हैं। जब ग्रामीण क्षेत्र जुड़ता है उनको लगता है कि विकास कम होगा, टैक्स वैक्स ज़्यादा पड़ेगा, तमाम तरह की चीज़ें वो सोचते रहते हैं। तो उन सब भ्रांतियों को भी हमने तोड़ना है, और उन क्षेत्रों में हमने अधिक से अधिक विकास करना है। जो नया क्षेत्र जुड़ा है उन क्षेत्रों में हमारी प्राथमिकता भी रही कि हम इनको जल्द से जल्द डेवलप करें, और इनको अन्य वार्डों की तरह, अन्य क्षेत्र की तरह इनको बराबर लेवल पर लाने का भी हम काम करने जा रहे हैं। संतोष जी, जो चुनाव के दौरान बातें हुई थी कि ट्रिपल इंजन की सरकार इनको चाहिए, जैसे केंद्र में भाजपा की सरकार है, राज्य में भाजपा की सरकार है, अब निकाय में आप निर्दलीय के रूप में आए हैं, किस तरह की चुनौती होगी? क्योंकि हो सकता है आपको फाइनेंस के लिए भी सरकार के सामने गिड़गिड़ाना पड़े। देखिए, फाइनेंस के लिए तो सरकार के पास जाना ही पड़ता है, और ठीक है, सरकारें नहीं भी देंगी तो इतना कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि जो बजट नगर पालिका का आना है वो तो आना ही है, उसको तो कोई भी सरकारें रोक नहीं सकती हैं। और रही बातें हमने जो वादे किए हैं, इसीलिए हमने भविष्य के लिए हमने योजनाएं बनाई हैं कि हमें जो हमारी आय है नगर पालिका की उसको बढ़ाना है, ताकि जिस तरह से आपने कहा कि गिड़गिड़ाना पड़ता है दूसरी सरकारों के पास अन्य जगह बजट के लिए, तो हम उस परिस्थिति को ख़त्म करेंगे इन 5 सालों में, कि आने वाले समय में जो भी अध्यक्ष बने, या हम इतने मजबूत नगर पालिका को उनके हाथों में देने जा रहे हैं कि उनको किसी के आगे गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हम पूरे रुद्रप्रयाग को विश्वास दिलाते हैं, चाहे ट्रिपल इंजन की सरकार बोले, चाहे ये 4 इंजन की सरकार बोले। अभी तक भी तो ये 4 इंजन, 3 इंजन सब सरकारें थी ना। हमारे विधायक जी जाकर घोषणा करते हैं तमाम क्षेत्रों में, तो हम उनसे भी निवेदन करेंगे कि आपने फलानी जगह घोषणा की थी 10 लाख की, 15 लाख की, उनके पास जाएंगे, हम क्षेत्र के लोगों को लेकर जाएंगे कि आप वो पैसा हमें दीजिए जहाँ जहाँ आपने घोषणाएं की थी। उनसे भी निवेदन करेंगे, क्योंकि उनका बहुत बड़ा राजनीतिक अनुभव है, और वो समाज के लिए बहुत ज़्यादा समर्पित रहे हैं, जो हमारे माननीय विधायक जी हैं। और उनकी सोच भी विकासवादी सोच है, तो कहीं ना कहीं वो हम लोगों को वो वाला पैसा भी देने का काम करेंगे जो घोषणाएं उन्होंने की हैं। तमाम जगहों से भी जहाँ जहाँ हमारा प्रयास होगा हम पैसा लाने का काम करेंगे, और नगर पालिका को बहुत मजबूत नगर पालिका बनाने जा रहे हैं। संतोष जी, आपने कहा कि हम कुछ यूनिक काम भी करने वाले हैं। शपथ ग्रहण को लेकर क्या सोचना है, कब इसको होना है, और क्या आपकी आगे की रणनीति रहेगी? देखिए, शपथ ग्रहण हम वार्ड नंबर 1 से शुरू करने जा रहे हैं। हमने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया कि हम प्रत्येक वार्ड में बोर्ड बैठक कराने जा रहे हैं, ताकि उस वार्ड की समस्याओं से हम ज़्यादा से ज़्यादा अवगत हो जाएं, हमारे अधिकारी भी हो जाएं, हम भी हो जाएं। सभासद तो रहते ही हैं अपनी समस्याओं से, अध्यक्ष भी हो जाएं और अधिकारी भी हो जाएं, ताकि हम धरातल पर काम लाने का प्रयास करें। और हमारा जो शपथ ग्रहण होगा, हमने अमसारी में कराने के लिए हमने अमसारी में हम उसकी रूपरेखा बना रहे हैं, और 1 नंबर में अमसारी में शपथ ग्रहण होगा। उसके बाद बोर्ड बैठक भी वहीं होगी, और जो अन्य बोर्ड बैठकें होंगी तो हमारे सीरियल वाइज वार्डों में होती रहेंगी, ताकि विकास का मॉडल जो हम वार्डों में देना चाहते हैं उसको हम धरातल पर ला सकें। इसके अलावा आपकी कोई और डिफरेंट काम आप क्या करने वाले हैं? क्योंकि एक युवा प्रत्याशी आप जीत कर आए हैं और उम्मीद भी आपको बहुत है। देखिए, हम अपने घोषणा पत्र को धरातल पर लाने जा रहे हैं। हमने 200 दुकानों का वादा किया। हम कुछ इस वाली बोर्ड बैठक में कुछ दुकानें हम बनाने जा रहे हैं। फिर अगली बोर्ड बैठकों में जैसे जैसे मौका मिलता रहेगा तो हमने अपना टारगेट भी पूरा करना। हमने 200 दुकानें बनानी हैं, हमने पार्किंग बनानी है, हम बच्चों के लिए पार्क बनाने जा रहे हैं जिसमें बच्चों को खेलने कूदने की अच्छी व्यवस्थाएं, तमाम चीज़ों के लिए हम ज़मीनी स्तर पर हम अपने अधिकारियों को जैसे ही हम पदभार ग्रहण कर देंगे उसके बाद हम सारे अधिकारियों को इन कामों में बिजी कर देंगे। इन कामों के लिए उनको साफ साफ हमने निर्देश भी देने का काम करना है कि आप इन कामों को धरातल पर लाइए। जो हमारा मैनिफेस्टो है इसमें हम 5 साल के अंदर हमें अपने मैनिफेस्टो में दिए गए वादों को पूरा करना है, और इसे हम धरातल पर लाने का काम भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। आप थे संतोष रावत जी, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आप रुद्रप्रयाग नगर पालिका में अध्यक्ष की कुर्सी पर काबिज हो रहे हैं।
जल्दी शपथ ग्रहण समारोह होगा और इसके बाद आप काम के रूप में नगर पालिका के विकास और रुद्रप्रयाग के विकास के लिए जुट जाएंगे।